पहाड़ पे चढ़ रहा है तो चढ़ने के पहले झुक जाता है, झुक के चढ़ता है, पता है क्या है, सेंटर ऑफ मास अपना देख रहा है बस। और हेत ये सीना तान के चढ़ेंगे ना तो ढह जाएंगे, डिम लागेगा, हेत ये लेके आएगा और यहाँ तक खोल देगा बस। तब एक बाल्टी को टांग के रखा रहेगा, जिसके कारण उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो रहा है, ढह जाएगा जहां तक हिल ढहती की गोई। हेलो नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त आज हम देखने वाले हैं बल तथा बल आघूर्ण क्या होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। इसी के साथ ही साथ देखेंगे कि बल युग्म क्या होता है। इन सारे क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में पूरा शून्य से शिखर तक हम इसको समझ के समाप्त कर देंगे। वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो जो है एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससीजीडी यानी गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं इन सभी को, खास करके एसएससी हो गया और ग्रुप डी हो गया यानी रेलवे हो गया, इन सबको टारगेट करके बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बल क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना या ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल के कारण होता है। कोई भी वस्तु को मान लीजिए ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, यही क्या होता है, बल कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ देखेंगे तो बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। कोई भी वस्तु है तो देखिए, जैसे मान के चलिए एक वस्तु है, इस पे हम बल लगा के इस पे पिघला के हम क्या बना सकते हैं, यानी इसको दाब के तोड़ के मरोड़ के दूसरा आकार दे सकते हैं, यानी अवस्था इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, हम धक्का देते हैं या खींचते हैं। उसके बाद है, अब मान के चलिए कि किसी भी वस्तु को ढकेलने के लिए क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है ना, ज्यादा बल लगता है। और वही किसी चीज को खींचने के लिए थोड़ा कम बल लगता है। ठीक है, जैसे खींचते समय अधिक बल का प्राप्ति हो जाती है, इसी कारण किसी वस्तु को ढकेलने के तुलना में खींचना आसान होता है। ढकेलने की तुलना में खींचना है उसको आसान होता है। बल से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। फिर इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे बल का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को लिखते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, या इसी को बोलते हैं क्या, न्यूटन। यानी तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे आप उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, और आगे जब चलते हैं तो लिख रहा है यानी बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आपका डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। इसके बाद और भी पॉइंट देखेंगे तो जैसे एक डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। तो यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखेंगे, सबसे पहले बल क्या होता है, तो किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है, यानी धक्का, यानी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी धक्का और खींचना, धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि हमें इसमें दिशा मालूम रहती है किस साइड हम बल लगा रहे होता है, और परिमाण भी मालूम होता है कितने न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए ये कौन सी राशि हो जाएगा, तो आपका सदिश राशि हो जाएगा। दूसरा बल, एक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। इसको -2 भी बोलते हैं, या हो जाएगा न्यूटन।
फिर बल का सीजीएस मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो डाइन होता है, और एक डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। अब आगे जब देखेंगे तो आगे और भी सारे पॉइंट है इस बल से रिलेटेड। जैसे बल दो प्रकार के होता है, एक संतुलित बल होता है, दूसरा असंतुलित बल होता है। यानी एक बैलेंस फोर्स होता है, एक ऑन बैलेंस फोर्स होता है। ध्यान देंगे, अगर इसको देखेंगे तो मान के चलिए ये जो खींच रहा है लड़का, अगर ये दोनों, ये जो है रस्सी जो इधर इस साइड खींच रहा है और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारे दोनों हाथ धर ले, अब 5 न्यूटन का बल लगाकर इधर से खींचे, अब 5 न्यूटन का बल लगाकर कोई लड़का इधर से खींचे, तो बताइए हम किस साइड जाएंगे? क्या कहीं पे यहाँ से हमारा जगह परिवर्तन होगा या स्थिति अवस्था परिवर्तन होगा? नहीं होगा, बस दर्द होगा। बात समझ रहे ना? तो यहाँ जब 5 न्यूटन या 5 न्यूटन दोनों बल बराबर फोर्स लगेगा, यानी तो हमारे अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कौन सा बल होगा? तो संतुलित बल हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे संतुलित बल किसे कहते हैं, तो वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, जो बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है, इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है। जो संतुलित बल जो होते हैं इससे गति में परिवर्तन नहीं होता है जी, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अब ध्यान दीजिए कि कोई मान के चले, अभी एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है, या इस किताब जो है, मान लीजिए किताब जो है, अगर कोई लड़का इस साइड को धरके 5 न्यूटन का बल लगाए, इस साइड को धरके 5 न्यूटन का बल लगाए, दोनों खींचेगा, तो क्या ये पुस्तक गति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्यादा न्यूटन का बल लगा देगा तो पुस्तक क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बात सुन, उसी तरीके से मान के चलिए हमारे दोनों हाथों को अगर 10 न्यूटन 5 न्यूटन मतलब समान बल, इधर से भी समान बल लगे और इधर से भी समान बल लगे, अगर कोई खींचे तो हमारा कोई गति में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही ज्यादा खींच दे, यानी 100 न्यूटन का बल लगा दे और खींच दे, तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे अलग अलग हो जाएगा। बात सुना, यानी अवस्था बदल जाएगा ज्यादा बल लगाने से। तो कह रहा है इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी संतुलित बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अधिक बल होने से या अधिक बल लगाने से अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही छोटिया जो है, मान के चलिए जो रस्सा रस्सी का खेल खेल रहा है, अगर ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है इधर और ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तब तो ये वस्तु गति नहीं कर पाएगी, यानी रस्सा इधर उधर नहीं जा पाएगा। लेकिन यही 100 न्यूटन का बल इधर से लग जाए और 100 न्यूटन का बल इधर से लग जाए, तो बताइए गति तो नहीं करेगा, लेकिन रसरिया बीच में से टूट जाएगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि संतुलित बल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम आगे देख लेते हैं असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत दिशा में होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए ये जो रस्सा रस्सी का खेल जो है, इधर से लगे 10 न्यूटन का बल और इधर से लगे 5 न्यूटन का बल, तो जिधर बल ज्यादा उधर तो रस्सी गमन खिंचा जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो असंतुलित बल हो जाएगा। ये भी विपरीत दिशा में ही कार्य करता है, लेकिन असमान बल होता है। लेकिन संतुलित में समान बल होता है, यहाँ पे असमान बल होता है। तो जिधर बल ज्यादा उधर खिंचा जाएगा रस्सी, है कि नहीं? आगे चलिए, आगे देखेंगे तो न्यूटन के संबंधित कुछ नियम है यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन के संबंधित कुछ नियम है। अब न्यूटन के संबंधित 3 नियम दिए थे, न्यूटन 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तीसरा नियम। इसमें से यहाँ देखेंगे तो न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया, न्यूटन ने एक बुक लिखा था जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 ईस्वी में हुआ था। इस बुक में इन्होंने गति के 3 नियम बताए हुए हैं। अब आगे कौन कौन सा नियम होता है ये देखेंगे, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा कि न्यूटन ने गति के नियम को कौन सी पुस्तक में रखा था, या पूछ देगा प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए? 3 नियम होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे प्रिंस प्रिया में उन्होंने बताया था कि गति संबंधित 3 गो नियम होता है, जिसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे जैसे यहाँ देखेंगे न्यूटन के 3 नियम दिए थे। तो 3 नियम कौन कौन था? पहला था पहला नंबर न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दूसरा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तीसरा था न्यूटन के गति का तृतीय नियम। यही 3 नियम दिए थे, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। अब इन तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों है क्या और इन नियमों में क्या दिए थे वो न्यूटन। ठीक है ना, तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो इसे गैलीलियो का या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं जी? तो आप कहेंगे जो प्रथम नियम है इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम यह बताता है कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो, मतलब असंतुलित बल या बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। इससे हमें जड़त्व की परिभाषा मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान के चले कि अगर कोई साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, तब साइकिल चल रहा है, उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो वो चलता ही रहेगा, यानी चलना ही पसंद करेगा। ठीक है ना। जड़त्व का नियम क्या होता है? तो जड़त्व नियम कहता है वस्तु का वह गुण, जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो कि अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखता है। अर्थात कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना ही पसंद करता है। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वस्तु विरामावस्था में ही रहना पसंद करता है। ये नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यानी जड़त्व क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे मान के चलिए कि 4-5 यहाँ पे हो गया, 4-5 अगर किताब हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, 4-5 किताब रख दिए, यहाँ देखेंगे तो ध्यान देंगे 4-5 जो किताब है, अगर इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला खींचाएगा। लेकिन एक बार खींचे था नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला ऊपर रह गया, है ना। यानी ये कहता है कि जो वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करती है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है जड़त्व, जो कि अभी समझाएं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन का ही विरोध करे, यानी विरामावस्था में है तो उसको गति दिलाएंगे तो विरोध करेगा, अगर विरामावस्था में है तो उसको रोकेंगे तो विरोध करेगा। ठीक है ना। तो अपनी वर्तमान जो अवस्था होता है उसका परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व ये द्रव्यमान के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे देखेंगे तो जड़त्व 2 प्रकार के होता है। जड़त्व का प्रकार के 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला क्या है, तो विराम का जड़त्व, और दूसरा क्या है, तो गति का जड़त्व। यानी जड़त्व जो होता है 2 प्रकार के होता है, पहला विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व यानी विराम जड़त्व किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए।
यदि मान के चलिए कोई वस्तु है वो रुकी रहेगी, मान के चलिए एक वस्तु है, ये वस्तु तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पे बाह्य बल आरोपित ना करे। बाह्य बल आरोपित करेंगे तो ये वस्तु क्या होगा, गति करने लगेगा। लेकिन बाह्य बल आरोपित ही ना करे तो क्या होगा, वस्तु रुकी हुई रहेगी जब तक इस पे कोई बाह्य बल न लगाए। बाह्य बल लगाते ही वस्तु क्या हो जाएगी, गति में आ जाएगी। ठीक है, तो विराम जरूरत है। जैसा अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि विराम जरूरत आखिर क्या होता है, तो ध्यान देंगे। जैसे मान के चलिए हम जाके कोई बस में बैठ जाए और बस में बैठने के बाद बस अभी खुली नहीं है, लेकिन अचानक से खुलती है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। बात समझ आ रहा ना, तो ये विराम जरूरत क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया, गद्दा हो गया, इस सबसे जब हम गर्दा झाड़ते हैं तो क्या होता है, बिछाना तो नीचे आता है लेकिन वो धूल कण जो होता है ऊपरे रह जाता है, रहता है ना जी। फिर अगर मान के चलिए अब ये भी देखेंगे ना कि कांच में पत्थर मारते हैं। जैसे मान के चलिए गाड़ी वाला कोई आया और पूरा हमारा खींच भर गया था, किटकिटा के हम क्या किए, एगो पत्थर उठा मार दिए करा के। जब पत्थर मारेंगे तो कांच क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसके गाड़ी का शीशा क्या होगा, टूट जाएगा। जबकि यदि हम क्या करें, गोली से उस पर मारे ना तो केवल होल होके निकल जाएगा, पूरा कांच नहीं फूटेगा। ठीक है, तो यदि जिसपे बल कम लगाया जाएगा, ठीक है, अगर बल कम लगेगा तो वहां शीशा क्या होगा, पूरा फूट जाएगा। अगर बल ज्यादा लगेगा, जितने अधिक ज्यादा लगेगा बल, उतना वहां पे शीशा क्या होगा, कम फूटेगा। जैसे मान के चलिए बहुत ऐसे फिल्म में भी आप लोग देखे होंगे, कोई पत्थर से मारता है तो कांच गाड़ी का शीशा फूट जाता है, जबकि कोई गोली से मारता है तो शीशा पार करके उसको गोली लग जाता है, पूरे शीशा को नुकसान नहीं होता है। आगे देखेंगे, आगे आपका गति का जड़त्व क्या होता है। तो कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान के चले कोई वस्तु है, साइकिल है, चल रही है, लेकिन उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोक सकते हैं, या बाह्य बल लगा क्या कर सकते हैं, उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो वस्तु जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाए तब तक वो गति अवस्था में रहेगी। इसको जड़त्व का गति कहते हैं, यानी गति का जड़त्व कहते हैं। समझ में आया कि वस्तु जब कोई गति अवस्था में रहती है, यानी गतिशील अवस्था में रहती है, तो उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब साइकिल को चला के छोड़ देंगे तो क्या वो रुकेगी, नहीं रुकेगी। क्यों, उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है कि नहीं। तो बाह्य बल ही है ना, जिसके कारण एक न एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे जाके वस्तु रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए बस में कोई यात्री जो है बस में चल रहा है, सफर कर रहा है, और एकाएक ब्रेक मार दिया जाए तो क्या होगा, आगे की तरफ यात्री झुक जाता है। ठीक है, यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। या हम ही मोटरसाइकिल चलाए और चुपचाप ऐसे करके चला रहे हैं, लेकिन अचानक से कौन आ गया, अब कोई आ गया, बस आ जाए, चाहे लड़की आ जाए, ठीक है, तो ब्रेक मारना पड़े। ब्रेक मारे क्या होगा, आगे पर झुकेंगे। बात समझ रहे, यानी गति अवस्था में को ही बनाए रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछता ही रहेगा कि न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बताइए कोई इस स्लाइड में कोई भी दिक्कत है, इसके पहले भी कोई क्वेश्चन दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वहां से आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, ये पढ़ाई जो है सीरियस किया जाता है, इसलिए ज्यादा नाटक ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सीरियस मूड में पढ़ा रहे हैं ताकि आपका समय बच सके और तैयारी अच्छा हो सके। ना तो हम मौसी के, दादी के, या के ढेर कहानी पल सुन ले बानी, बात बाकी ना। तो चलो लो आगे देखल जाओ। इसमें है न्यूटन का द्वितीय नियम, यानी न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, कह रहा है यह संवेग परिवर्तन के दर को बताता है, अर्थात बल प्रदर्शित करता है। इस नियम द्वारा बल की समीकरण प्राप्त होता है।
ठीक है। यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, इसके द्वारा बल की परिभाषा प्राप्त नहीं होता है, इसके द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, बल का समीकरण प्राप्त होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? बोलिए। तो बल की जो परिभाषा है ये हमें प्रथम नियम से प्राप्त होता है, जबकि बल का जो समीकरण होता है ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। यहाँ देख रहे हैं, इसके अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल का क्या होता है? तो समानुपाती होता है। जैसे अगर मान के चलिए हम लिखे यहाँ बल समानुपाती क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन बट्टा क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? समय हो जाएगा। देख रहे हैं बोर्ड अब धीरे धीरे पागल हो रहा है आदमियों की तरह। ठीक है ना, एक कोनो से मोहब्बत नहीं ना हो गया जी, हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा बल को हम F लिख सकते हैं, समानुपाती का समानुपाती। अब संवेग में परिवर्तन की दर यानी दूसरा संवेग में से हम क्या कर देंगे, पहला को घटा देंगे, अब बट्टा में T है तो T को ही रहने देंगे, यानी कोई दिक्कत। अब देखेंगे F समानुपाती क्या हो जाएगा, यानी P यानी mv2 माइनस में क्या हो जाएगा, तो mv1। ठीक है, अब बट्टा में T है तो T हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ क्या है, तो T है, और यहाँ क्या है, तो आपका V है, V1। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में क्या है, तो M यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो हम आगे ले लेते हैं पेज, और F बराबर क्या, F समानुपाती M अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जी, तो V2 माइनस में V1, अब बट्टा में क्या होगा, तो आपका T हो जाएगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कहेंगे कि सर जब भी कभी यानी M तो यहाँ लिख देते हैं, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, A, यानी F बराबर क्या मिला हमें, तो ma मिला। F बराबर क्या मिला, ma मिला। तो देखें आप क्या कि न्यूटन के दूसरा नियम से किसकी परिभाषा मिलता है, तो न्यूटन के दूसरा नियम से परिभाषा नहीं जबकि समीकरण मिलता है, लेकिन किसका, बल का समीकरण मिलता है। लेकिन वही जब देखे है कि बल का परिभाषा किससे मिलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। यानी आगे है न्यूटन का तीसरा नियम। ये और खतरनाक नियम दिए थे जी, तीसरा नियम। ठीक है, तो कह रहा है यह संवेग संरक्षण को बताता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया बल यानी एक्शन रिएक्शन बल होता है। अब कहिएगा सर एक्शन और रिएक्शन बल क्या होता है, ठीक है, कहिएगा ना, ध्यान दीजिए। मान के चलिए कोई वस्तु को हम खींच के मारते हैं एक थप्पड़, ठीक है ना, एक थप्पड़ उसको लगाते हैं तो ये एक्शन हो गया। अब रिएक्शन में हमको गरिया सकता है या एक फिर हमारे जैसे धर सकता है ना। तो इसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोर्ड को हम मारें, बोर्ड को मार रहे हैं तो क्या हम बल लगा रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन वो भी क्या लगा रहा है, हमारे हाथ पर बल लगा है, जिसके कारण हमें चोट लग रहा है। कोई दिक्कत बताइए। तो ये क्या होता है, तब क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, यानी जो क्रिया करेंगे उसका प्रतिक्रिया बल हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे मान के चलिए, अब सर कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए ना। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है नाव से कूद रहा है, तो जब नाव से कूदेगा तो देखेंगे आप ध्यान से कि व्यक्ति आगे जाता है तो नाव कहाँ जाता है, पीछे चला जाता है। हम चल पाते हैं, हम पृथ्वी को दबाते हैं, हम धरती को दबाते हैं, वो हमरा को उठा के फेंक देता है, यानी हमारे पैर को उठा के फेंक देता है। ठीक है ना। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम आसानी से चल पाते हैं। या नाव से कोई व्यक्ति जो है नाव से अगर कूदे हम तो नाव पीछे की ओर चल जाते हैं। या बंदूक देखे हैं,
यहाँ कंधा से साट के बंदूक चलाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ से साट के बंदूक चलाया जाता है, हमारा बंदूक नहीं है, ठीक है। तो अब बंदूक से साट के चलाया जाता है, यहाँ देखेंगे तो जब गोली चलाया जाता है तो पीछे की ओर झटका देता है बंदूक, ठीक है। या मान के चलिए और देखिए एग्जाम्पल और भी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए कि अगर रॉकेट छोड़ते हैं तो अपना वो फोर्स लगाता है नीचे की ओर, जिसके कारण वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये रॉकेट जो होगा ये भी तीसरा नियम पे ही कार्य करता है। एक सेकंड देंगे हमको, चलिए ध्यान दीजिए। तो समझ में आ गया, हम चल पाते हैं किसके कारण, तो गति के तीसरा नियम के कारण ही चल पाते हैं। यानी धरती पे हम कुछ बल लगाते हैं तो धरती भी क्या होता है, बल लगाता है। अगर प्रतिक्रिया बल अच्छा नहीं रहेगा जहां से, वहां पे हमें चलना कठिनाई होगी। जैसे बालू, मान लीजिए बालू पे अगर हम चलते हैं तो बालू में हमारा प्रतिक्रिया बल कम होता है, इसलिए बालू में क्या होता है, पैर धंस जाता है, जिसके कारण बालू में चलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। आगे देखेंगे, यहाँ कही रहा है कि बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहां प्रतिक्रिया बल क्या लगता है जी, कम लगता है। प्रतिक्रिया बल क्या लगता है, कम लगता है। फिर आगे कह रहे न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अरे बाबू ध्यान देंगे आप, प्रथम नियम से ध्यान देंगे, प्रथम नियम से जो है हमें बल की परिभाषा मिलता है। किसकी, बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है किससे, तो प्रथम नियम से। वही याद रखेंगे, द्वितीय नियम से क्या मिलता है, द्वितीय नियम से तो हमें बल का समीकरण मिलता है, यानी बल का समीकरण मिलता है। क्या मिलता है जी, बल का समीकरण मिलता है। वही तृतीय नियम से चले, तृतीय नियम से हमें क्या मिलता है, तो तृतीय नियम से मालूम चलता है क्या, तो बल की प्रकृति मालूम चलता है, बल की प्रकृति मालूम चलता है। तो ध्यान देंगे, प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का समीकरण, तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन की गति के तीनों नियम हम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो वृत्तीय गति करने के लिए या कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। जो वृत्तीय गति जो होता है इसको कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तब यानी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है जबकि वेग बाहर की ओर कार्य करता है। यानी अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करेगा, जबकि वेग कहाँ की ओर कार्य करेगा, तो बाहर की ओर कार्य करेगा। बात समझ आ रहा ना। जैसे ग्रहों को घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे अभिकेंद्रीय बल मिलता है किसके, तो ग्रहों को घूमने के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए सड़क पर जहां घुमाव के दौरान अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से मिलता है। अब ध्यान देंगे, आप देखेंगे जब रोड बनाया जाता है, यानी जब NH बनाया जाता है, तो वहां पे जहाँ पे टर्निंग होता है यानी घुमाव होता है, वहां पे एक साइड का रोड खाल और एक साइड का रोड ऊंच किया जाता है। अब खाल और ऊंच और उल्टा साइड में कर देंगे तो गड़िया पलट जाएगा बिना, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जिस साइड हमें घूमना होता है उस साइड की थोड़े से क्या किया था, उसको तिरछा रोड बनाया था, यानी उसको मोड़ा जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण अगर मान के चले कोई स्पीड आई गाड़ी घूमे तो घूमते समय उसका चाका थोड़ा सा क्या होता है, उठता है, ठीक है ना। तो वहां पे वो मैनेज कर लेता है, जिसके कारण गाड़ी जो होता है बाहर की ओर पलटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसी बल को मैनेज करने के लिए क्या बनाया जाता है, यानी तो रोड को एक साइड खाल और एक साइड ऊंच बनाया जाता है। बात समझे। चलिए आगे देखिए, तो आगे है आपका अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ठीक है ना। वो था अभिकेंद्रीय बल, ये था अपकेंद्रीय बल, ठीक है। उसमें बल अंदर की ओर लगता था और वेग बाहर की ओर लगता था, लेकिन इसमें देखेंगे तो यह बाहर की ओर कार्य करता है, यानी यह बल जो होता है अपकेंद्रीय बल जो होता है ये बाहर की ओर कार्य करता है।
जैसे वॉशिंग मशीन देखें, वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन जब देखेंगे ना तो इसके बाहर इसके जो आंतरिक दीवार होता है, आंतरिक दीवार के चारों साइड में क्या होता है, तो खुरदरापन दिखाई देता है। यानी उसका से एक मोटर लगा देता है, वहां पे क्या उसको नचाता है, नचाने के कारण क्या होता है, तो ये जो सतह से कपड़ा टकराता है और वहां से क्या होता है, तो सतह यानी कपड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो जाता है। या आप इससे देख सकते हैं, या दूध से क्रीम तथा मक्खन निकालने वाला मशीन को भी देखेंगे। जैसे मान के चले देहात में क्या होता है, तो देहात में महा जाता है उसको, ठीक है ना, जब महा जाता है तो उसको जब नचाते हैं ना तो दूध अपने अंदर लेता है, फिर उसको छींटता है, और छींटता है यानी उसको फेंकता है अपने अंदर से, ठीक है ना, जिसके कारण उस जो जिस भी बर्तन में हम लिए, जिस भी पात्र में लिए रहेंगे उसके सतह से टकराएगा और वहां से मक्खन में निकलना क्या हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है, जबकि अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, यानी बाहर की ओर कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन याद रख सकते हैं, या दूध निकालने वाला मशीन को याद रख सकते हैं। आगे चलिए बल आघूर्ण क्या होता है, यहाँ देखेंगे। देखो बाबू, एगो कहानी सुनाएंगे, कौन, हमारी नानी जो है बहुत अच्छी अच्छी कहानी कहती थी, हमारी बाबा जो है बहुत अच्छा अच्छा कहानी कहते थे, है कि नहीं। तो ये सारा कहानी सुनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है बल तथा बल आघूर्ण के भुज। बल क्या होता है जी, एफ न होगा ना, और बल आघूर्ण के भुज को क्या है, इसमें के गुणनफल को क्या कहेंगे हम, बल आघूर्ण कहेंगे। बताइए तब, परिभाषा दिक्कत, परिभाषा में कोई दिक्कत है जी, बताइए। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो F इंटू एस हो जाएगा। बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो F इंटू एस, यानी बल तथा बल आघूर्ण के भुज के गुणनफल को बल आघूर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है, बोलिए, कोई कंफ्यूजन। अब बल आघूर्ण को हम टाउ से सूचित करते हैं, किससे जी, तो टाउ से सूचित करते हैं किससे, बल आघूर्ण को, यानी क्या हो जाएगा, टाउ बराबर F इंटू एस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपका नहीं होगा ना। आगे देख लीजिए, तो बल आघूर्ण अधिक करने के लिए दरवाजा का कब्जा दूरी पर लगाया जाता है। यानी कब्जा जब देखेंगे ना, जो कब्जा जो होता है, किल्ली जो होता है, ये बल आघूर्ण को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो थोड़ा सा वहां से दूर पे लगाते हैं, जिसके कारण आसानी से ये बल आघूर्ण कार्य कर पाए। बात समझा, जैसे बेना हो गया, बेना, तो बेना एकदम सटा के थोड़ी लगा देते हैं जी उसका फोफी, नहीं, थोड़ा सा दूरी पर लगाते हैं ताकि आसानी से अच्छा चले बेना। बात समझ आ रहा है ना। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे इसके बाद चलते हैं। आगे है बल युग्म, बल युग्म। तो कह रहा है जब जब यानी जब किसी आघूर्ण भुज के दोनों ओर बल लगाया जाता है तो उसे बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का परिमाणी बल क्या होता है, तो शून्य होता है। बल देखिए, हमेशा बल जो होता है ये जोड़ा में होता है, किसमें होता है, जोड़ा में होता है, ठीक है ना। अगर सिंगल बल कभी भी नहीं होगा, सिंगल बल क्या लगेगा जी, हम यहाँ से क्या बल लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, लेकिन वही यहाँ पे आ जाए तो क्या इसको धक्का दे रहे हैं। तो बल हमेशा जोड़ा में होता है, कभी भी सिंगल में होता ही नहीं है। बात समझा, जैसे यूं बजा रहे हैं तो ये भी क्या है, दो बाद ही लग रहा है ना बल, है कि नहीं। तो बल हमेशा किसमें होगा, जोड़ा में होगा, अकेले बल नहीं होता है। बल युग्म बराबर क्या होता है, तो F और S, यानी बल गुणे बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्या होता है, यानी बल आघूर्ण के भुजा जो होता है ये हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। जैसे आप साइकिल के हैंडल देखेंगे तो साइकिल के हैंडल को दोनों पकड़ कर इसे चलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर मान के चलिए पावडिल देख लीजिए, पावडिल जानते हैं आप लोग क्या होता है, आदि युग्म पर आधारित कार्य करता है। आगे देखिए, आगे है कह रहा है एक दरवाजा को खोलने के लिए, एक दरवाजा का खोलना है बाबू, कह रहा है 120 न्यूटन बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। कितना न्यूटन,
120 न्यूटन का बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। यदि इस पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाए तो आसानी से खोलने के लिए कितना दूर कब्जा लगाना होगा। इसमें दूरी पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है? दूरी। तो अभी आप टाउ बराबर पढ़े हैं ना, टाउ बराबर क्या पढ़े हैं? तो F और S होता है, ठीक है, जिसमें इसमें बल आघूर्ण दिया है, कितना दिया है? तो 120 दिया है। आज बकलवा इस चट्टा कहीं देख रहे हो, मिटक जा रहा है, अब बाद में देख पाएगा तू ही लोग की गलती पढ़ा रहा है, ठीक है ना। यहाँ F क्या हो जाएगा, यानी बल क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन, और यहाँ क्या होगा? तो S का S हो जाएगा। अब 120, ये 40 इधर गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में, और ये इसके S हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सर इसका मात्रक लिख दीजिए, तो लिख देते हैं। मात्रक क्या है जी? न्यूटन मीटर में है, और ये क्या है? तो न्यूटन में है। कोई दिक्कत? अब ये 1 0 से 1 0 4 तिहाई 12 न्यूटन से न्यूटन कितना? 3 मीटर बराबर कौची? तो एस बराबर कितना? तो 3 मीटर का आंसर सही हो जाएगा। बताइए थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए कि हाँ सर जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बताइए, उसको क्लियर कर देते हैं। है कोई कंफ्यूजन? तो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है, देख रहे हैं चच्चा को, देख रहे हैं चच्चा को देखिएगा, लेकिन पहले देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ध्यान दीजिएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास को समझाते हैं आपको। रुक जाइए, नहीं मिल रहा है कोई एग्जाम्पल। देखेंगे यहाँ पे, जो मान लीजिए इसको रख रहे हैं ना, तो एक बिंदु ऐसा है ना कि इस पे आने के बाद लोल कहीं, ये कोई किताब है, इसका ऐसा बिंदु एक होगा जिस बिंदु पर पहुंचने के बाद इसके समस्त भार एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रहा है। समस्त भार एक बिंदु पर केंद्रित, यानी सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा? ये जिस जहां पे रुका ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, मास हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। तो ध्यान देंगे परिभाषा क्या कहता है कि वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, जहां पे वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, या सेंटर ऑफ मास कहलाता है। बताइए कोई दिक्कत है? जैसे मान के चलिए, अब सर इसको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझाइएगा। हमें बिल्कुल समझाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो चढ़ने के पहले झुक जाता है, झुक के चढ़ता है, पता है क्या है? सेंटर ऑफ मास अपना देख रहा है, बात और सीना तान के चढ़ेंगे ना तो ढह जाएंगे, डिमला जाएंगे पीछे ही पर। बात समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए हम झुक के चढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है? लोग रहे ना वीडियो में जी, हम इतना छोट नहीं है। आगे है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अगर एक बाल्टी को है मनबोध एक बाल्टी पानी लेके आओ, एक बाल्टी पानी लेके आएगा, लेकिन लेके लेके आएगा हेत ये लेके आएगा, और यहाँ तक खोल देगा, बात सुन, तब एक बाल्टी को टांग के रखा रहेगा, जिसके कारण उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो रहा है। बात सुन रहे ना? कोई दिक्कत? अपना सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास मेंटेन नहीं करेगा तो जल्दी थक जाएगा, चाहे गिर जाएगा, डिमला जाएगा। तो ये नहीं जो अनपढ़ लोग के पास बुद्धि नहीं होता है, फिजिक्स का ज्ञान होता है बाबू। बात सुन रहा ना? जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगा रहा है, आपको मालूम है कि वो अनपढ़ है, हो ही नहीं सकता है। कोई भी भारी वस्तु को उठाएंगे तो हाथवा खोल देंगे अपना, बात समझ आ रहा ना? जिसके कारण क्या होगा? तो हमें उस वस्तु को ले जाने में क्या होगा? आसानी होगा। बात समझे? अगर यहीं पे देखेंगे कुतुब मीनार जो है, या कोई भी मीनार होगा, ऐसा नहीं खाली कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, कोई भी मीनार हो, कोई भी मीनार होगा तो निचवा देखेगा हम तनी मोटे बनले चल जाता है, और ऊपरवा क्या होता है? तो पातर होते चला जाता है। जितने ऊंचाई बढ़ाएंगे पतला होते चला जाता है। चिमनी देखे हैं, चिमनी भी उसी यानी सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। अगर सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखेगा ढह जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान के चले निचवा से पातर रख दिए और ऊपरवा क्या कर दिए मोटे छत ढलवा दिए, ढह जाएगा, जहां तक से हिल ढलती कि गोई। बात समझ रहे ना? तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखेंगे तो निचवा तनी बड़ होता है, फिर ऊपरवा धीरे 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 पतला होते चला जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए हम आगे देख लेते हैं।
अरे आगे देखने से पहले लास्ट क्वेश्चन है जी, बात सुने। तो इसको क्या करेंगे आप एकदम पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ना समझ में आया होगा तो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज हम ये सारा चीज पढ़ लिए हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, बल क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सब पढ़ लिए हैं। यानी बल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे चीजों को हम बेहतरीन तरीकों से समझ चुके हैं। आप ध्यान देंगे, आप इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ताकि आप बाद में भी रिविजन कर सकें। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते, लापरवाह है ना, आलसी है, आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो उस समय भी याद हो जाएगा। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो, इससे रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो कि इसके पहले चैप्टर को कंप्लीट कराया गया है। आप वहां से जरूर उसको देखें ताकि आपको अच्छा खासा वहां से नॉलेज गेन हो सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।